नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर AEE के प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो पार्ट 2 होगा। इससे पहले 1 से लेकर के 50 तक प्रश्न करवा चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं, या यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से बात कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आप AEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, बिना समय के बाद इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, फॉर एनर्जी कंजर्वेशन रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म लाइटिंग इज सेग्रेटेड इन परसेंटेज एंड परसेंट लाइटिंग सर्किट। यानी ऊर्जा संरक्षण के लिए रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म की प्रकाश व्यवस्था को डैश प्रतिशत और डैश प्रतिशत लाइटिंग सर्किट में अलग अलग किया गया है। तो कितने में अलग अलग किया गया है? तो 30 और 70 में किया गया है। 30% और 70% किया गया है। इस व्यवस्था में बेसिकली किया जाता है कि अगर कोई ट्रेन का आगमन हो रहा है तो उस कंडीशन में 100% जो लाइट होते हैं उसको ऑन कर दिया जाता है, और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से बाहर चले जाती है, यानी वहाँ से डिपार्चर हो जाती है, तो उस कंडीशन में वहाँ के 70% लाइट ऑफ हो जाते हैं और मात्र 30% ही लाइट वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो दोस्तों, यही व्यवस्था किया जाता है 30 और 70% लाइटिंग सर्किट का। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू कोचेज इन इंडियन रेलवे भाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LHB। बहुत इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, लीक हॉफमैन बूस होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है 53 नंबर प्रश्न, विच सप्लाई इज फेड टू LHB कोचेज। LHB कोच में कौन सी सप्लाई दिया जाता है? तो 3 फेज 750 वोल्ट की सप्लाई दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विथ रेफरेंस टू AC कोचेज भाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WRA। AC कोचों के संदर्भ में WRA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो WRA का फुल फॉर्म होता है वाटर रेंजिंग ऑपरेटर्स। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है, एम्पियर आवर। एम्पियर आवर इज द कैपेसिटी ऑफ बैटरी यूज्ड इन LHB टाइप AC कोच। LHB प्रकार के AC कोचों में बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर होती है। बैटरी की क्षमता किससे मापते हैं? एम्पियर आवर में नापते हैं। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि LHB कोच के LHB AC टाइप के कोचों में कितने एम्पियर आवर की बैटरी लगा होता है? तो 70 एम्पियर आवर की बैटरी लगा होता है। ऑप्शन नंबर D राइट होगा। ऑप्शन नंबर D राइट होगा। नेक्स्ट है, इफ अल्टरनेटर ऑफ सेल्फ जनरेटिंग टाइप AC कोच इज नॉट जनरेटिंग वोल्टेज द रीजन कुड बी। अगर सेल्फ जनरेटिंग प्रकार का AC कोच वोल्टेज जनरेट नहीं कर रहा है तो कारण क्या हो सकता है? तो कारण यहाँ देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है फील्ड ऑफ अल्टरनेटर में भी ओपन। यस, इस कंडीशन में भी अल्टरनेटर वोल्टेज जनरेट नहीं कर सकता है। दूसरा है फ्यूज इन द रेगुलेटर हेड ब्लोन। रेगुलेटर का फ्यूज ब्लो हो गया है तो इस कंडीशन में भी आपका अल्टरनेटर है जो वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा। ऑल V बेल्ट हेड ड्रॉपेड। अगर V बेल्ट अगर ड्रॉप हो गया है तो इस कंडीशन में भी आपका अल्टरनेटर वोल्टेज उत्पन्न नहीं करने वाला है। यानी देखिए तो ऊपर से 1 2 3 यानी 4 में दिया है ऑल गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। तो ये सभी रीजन जो हैं, ये सभी रीजन के कारण जनरेटर वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर D राइट होगा। नेक्स्ट है, किलोवाट इज द रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर इज सेल्फ जनरेटिंग टाइप RMPU AC कोच। सेल्फ जनरेटिंग प्रकार के RMPU AC कोच में अल्टरनेटर की रेटिंग क्या होती है? तो ये जो होती है 25 किलोवाट की होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, 25 किलोवाट। 58 नंबर प्रश्न है, इन कोच फॉर डिटेक्शन ऑफ विच फॉल्ट डबल टेस्ट लैंप मेथड इज यूज्ड। कोचों में कौन सा फॉल्ट ढूंढने के लिए डबल टेस्ट लैंप मेथड का उपयोग करते हैं? मोस्ट VVI प्रश्न, और यहाँ पे बहुत बारे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होता है अर्थ लीकेज को चेक करने के लिए डबल टेस्ट लैंप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, डैश V बेल्ट आर प्रोवाइडेड इन अल्टरनेटर पुली इन ICF मेक सेल्फ जनरेटिंग टाइप नॉन AC कोच। तो नॉन AC कोच में V बेल्ट होता है, उसमें
बेल्टों की संख्या कितने होते हैं, तो 4 बेल्ट होते हैं। वही LHB में अगर बात करेंगे इसी टाइप कोचों में तो वहाँ पे आपको 6 बेल्ट होते हैं। नेक्स्ट है इंटरलॉकिंग कंट्रोल पैनल ऑफ होटल लोड जनरेशन HOG ऑपरेशन इन LHB रैक इज लोकेटेड इन, यानी LHB रैक में होटल लोड जनरेशन के संचालन के लिए लगा हुआ इंटरलॉकिंग पैनल में लगा होता है। तो किस में लगा होता है, ये पावर कार में लगा होता है। ऑप्शन नंबर 1 का राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट आर एडवांटेज ऑफ RMPU टाइप AC कोच। RMPU टाइप AC कोच का एडवांटेज क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है लेस वेस्ट, जस्ट RMPU टाइप के जो कोच होते हैं उसका जो वजन होता है वो कम होता है। दूसरा है हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर हेंस नो रेफ्रिजरेंट लीकेज, यह भी कारण है इसका जो कंप्रेसर होता है सील्ड होता है जिसके कारण रेफ्रिजरेंट के लीकेज होने के चांसेज कम हो जाते हैं। उसके बाद है लेस मेंटेनेंस एंड रिलायबल, ये आपका इसका मेंटेनेंस कम करना भी पड़ता है। ये सारे कंडीशन के कारण जो होता है RMPU टाइप के कोच आपका अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है कि डैश इज प्रोवाइडेड इन ICF मेक RMPU टाइप AC कोच टू इंश्योर दैट कंप्रेसर और हीटर ऑपरेट्स ओनली व्हेन एयर फ्लो इज प्रेजेंट अक्रॉस द कूलिंग कॉइल एंड हीटिंग एलिमेंट्स, यानी ICF में RMPU प्रकार के AC कोच में कूलिंग कॉइल या हीटिंग एलिमेंट के लिए वायु प्रवाह मौजूद होना पर भी कंप्रेसर या हीटर ऑपरेट को यह सुनिश्चित करने के लिए लगाया जाता है। तो इसके लिए क्या लगाते हैं, तो इसके लिए आपका वेन रिले लगाया जाता है। वेन रिले आपका जब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले ब्लोअर चलता है, ब्लोअर चलने के बाद में जैसे ही वेन रिले ओपन होता है उसी कंडीशन में आपका जो कंप्रेसर है ऑन होगा, नहीं तो वेन रिले ऑफ होने के कंडीशन में कंप्रेसर आपका ऑपरेट नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है द परमिटेड वेरिएशन ऑफ लोड शेयरिंग बिटवीन द टू अल्टरनेटर विथ RRU ऑफ ICF मेक सेल्फ जनरेटिंग टाइप AC कोच इज एम्पियर, यानी ICF मेक के सेल्फ जनरेटिंग प्रकार के AC कोच के RMPU रहित 2 अल्टरनेटर के बीच लोड शेयरिंग की अनुमति दी गई भिन्नता डैश एम्पियर होती है। तो कितना वेरिएशन हो सकता है लोड में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, 30 एम्पियर हो सकता है। उसके बाद है ऑन इंडियन रेलवे प्री कूलिंग ऑफ AC कोच इज रिक्वायर्ड टू बी डन, भारतीय रेल में AC कोच की प्री कूलिंग डैश करना जरूरी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है बिफोर स्टार्ट ऑफ जर्नी फ्रॉम प्राइमरी डिपो स्टेशन, तो प्राइमरी डिपो स्टेशन में करना चाहिए। दूसरा है बिफोर स्टार्ट जर्नी ऑफ सेकेंडरी डिपो स्टेशन, यहाँ भी करना चाहिए। थर्ड नंबर ऑप्शन है बिफोर स्टार्ट ऑफ जर्नी फ्रॉम प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी डिपो स्टेशन, तो बेसिकली यहाँ दोनों प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो दोनों स्थानों पर प्री कूलिंग करके चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है। नेक्स्ट है ₹डैश लाख पर केस इन फाइनेंशियल लिमिट ऑफ J ग्रेड ऑफिसर इन केस ऑफ वर्क मैटर अंडर कोटेशन एज पर मॉडल ASOPGEN 2018 ड्यूली अपडेटेड, यानी कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी को कोटेशन के लिए वित्तीय सीमा कितना होता है, तो कोटेशन के लिए वित्तीय सीमा इनका 5 लाख का होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है फॉर एक्सक्यूशन ऑफ वर्क ऑफ कोटेशन बेसिस बाय डिस्पेंसिंग विथ ओपन टेंडर मिनिमम डैश ऑफर शुड बी कलेक्टेड, यानी कोटेशन के आधार पर खुली निविदा को समाप्त करके कार्य निष्पादन के लिए न्यूनतम प्रस्ताव जमा होना चाहिए। तो न्यूनतम प्रस्ताव कितने जमा होना चाहिए, तो आपका 3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है द नीड फॉर लोकल परचेज एट द डिपो लेवल एराइज ड्यू टू, यानी डिपो स्तर पर स्थानीय खरीद की आवश्यकता डैश उत्पन्न होती है, कब होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में आपको खरीदना पड़ेगा। उसके बाद है इफ़ आइटम इज अ स्मॉलर वैल्यू विच हैज़ नॉट बीन स्टॉकेड, अगर छोटी कीमत के अगर वस्तु है तो उसको खरीदना आपको पड़ सकता है। नेक्स्ट है इफ़ सप्लाई आर नॉट रिसीव्ड अगेंस्ट द हेडक्वार्टर लेवल परचेज ऑर्डर, यदि मुख्यालय स्तर से क्रय आदेश की आपूर्ति प्राप्त नहीं हुआ है तो इस कंडीशन में भी आपको खरीदना पड़ सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑल गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट है
द न्यू वर्क फॉर डायरेक्ट मीटिंग ऑफ रेलवे क्वार्टर्स सैंक्शनड एट रेलवे बोर्ड लेवल अंडर एप्रोप्रिएट प्लान हेड नाउ व्हिच एस्टिमेट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर वेटिंग। यानी रेलवे आवास की डायरेक्ट मीटिंग हेतु प्रयुक्त प्लान हेड में रेलवे बोर्ड स्तर पर नया कार्य स्वीकृत हुआ है। अब वेटिंग के लिए कौन सा एस्टिमेट तैयार करना होता है, तो इसके लिए क्या तैयार करना होता है, तो डिटेल एस्टिमेट तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ईएमडी। ईएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। 71 नंबर प्रश्न है विथ अ व्यू ऑफ promoting the official language India has been classified into how many regions। राजभाषा प्रचार प्रसार की दृष्टि से भारत देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, तो 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। आपका रीजन A, B, C, अगर नहीं बोले तो क, ख, ग में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट है हु इज चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। नेक्स्ट है हु इज द चेयरमैन ऑफ रेलवे हिंदी एडवाइजरी कमेटी। रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये जो होते हैं आपका मिनिस्टर ऑफ रेलवे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है which of the following documents are included under section 334 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। निम्नलिखित में कौन से प्रलेख राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अंतर्गत शामिल है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन है टेंडर, यस टेंडर भी शामिल है, कॉन्ट्रैक्ट्स ये भी शामिल है, लाइसेंस ये भी शामिल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होने वाला है और गिवन ऑप्शन आर करेक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेशन ऑफ सेक्शन 33 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफिस, नो, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर, नो, ऑफिस हु साइन सच ए डॉक्यूमेंट, यस, ऑफिसर हु साइन सच ए डॉक्यूमेंट, ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। 76 नंबर प्रश्न है इन द ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच लैंग्वेज द रबर स्टैंप यूज्ड बी। भारत सरकार के कार्यालयों में उपयोग में आने वाली रबर की मोहर किस भाषा में होनी चाहिए, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 में है आपका हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी ऊपर या पहले हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 होने वाला है। नेक्स्ट है फॉर द ऑफिस ऑफ डिविजनल रेलवे मैनेजर हु इज द चेयरमैन फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेशन कमेटी, यानी मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये आपका जो होते हैं DRM होते हैं, यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंडर विच सेक्शन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 प्रिपरेशन इशू पब्लिकेशन एंड डिसाइडेड डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी, यानी राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के निर्धारित किए गए दस्तावेज को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से तैयार, जारी या निष्पादित किया जाता है, तो धारा 3 के अंतर्गत आता है, वो निष्पादित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है कि द एक्सटेंशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी राजभाषा नियम 1976 का विस्तार भारत देश के किस राज्य पर लागू नहीं है, तो ये जो आपका लागू नहीं है आपका तमिलनाडु में लागू नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। विथ अ व्यू ऑफ प्रमोटिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज क्लासिफाइड इनटू विच रीजन, तो महाराष्ट्र है आपका कौन से ग्रुप में आता है, तो ख में आता है। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, दादर नगर हवेली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सारे जो राज्य हैं आपके ग्रुप बी में आते हैं, यानी ख में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट होगा।
दोस्तों अब पार्ट बी के प्रश्न देख लेते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, न्यू पीट व्हील लेंथ मशीन इज रिक्वायर्ड फॉर लोकोमोटिव शेड वर्कशॉप इन व्हिच प्रोग्राम इट विल बी प्रपोज्ड। यानी लोकोमोटिव शेड कारखाना के लिए पीट व्हील लेंथ मशीन की ज़रूरत है, इसे किस प्रोग्राम में प्रस्तावित किया जाएगा। तो ये जो प्रस्तावित किया जाता है मशीनरी एंड प्लांट प्रोग्राम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, टेंडर सिस्टम अडॉप्टेड फॉर इन्वाइटिंग ऑफर इन मोस्ट ट्रांसपेरेंट मैनर पॉसिबल इज नोन एज। यानी यथासंभव सर्वाधिक पारदर्शी तरीके से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए अपनाई गई निविदा प्रणाली क्या कहलाती है। तो ओपन टेंडर कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। नेक्स्ट है कि जिस अनुबंध में सरकार निविदा की अवधि के दौरान निश्चित इकाई दर पर कितनी भी निष्ठी वस्तु खरीदी सकती है उसे क्या कहलाता है। तो उसे कहलाता है रेट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्या कहलाता है, रेट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। फॉर्म प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LOA इज मैटर रिलेटेड टू टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी निविदा एवं संविदा के मामले में LOA का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका होता है अर्थ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, जनरली इन इंडियन रेलवे व्हिच अथॉरिटी इज असाइनेड द टास्क ऑफ पब्लिशिंग टेंडर नोटिस इन न्यूज़पेपर। सामान्यतः भारतीय रेल में समाचार पत्रों में निविदा का विज्ञापन करने का कार्य किस प्राधिकारी को सौंपा जाता है। तो ये किसको सौंपा जाता है, तो चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को सौंपा जाता है। नेक्स्ट है, नॉर्मली पीरियड ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर ओपन टेंडर इज डैश डेज। तो सामान्यतः खुली निविदा के लिए विज्ञापन की अवधि कितना दिन होता है, तो 21 डेज होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GFR। GFR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जनरल फिनेंशियल रूल होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, जनरल फिनेंशियल रूल्स होता है। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल ऑल स्टॉक आइटम आर क्लासिफाइड इन कैटेगरी। तो इन्वेंट्री नियंत्रण के उद्देश्य से स्टॉक आइटम को श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू टेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PVC। निविदा और अनुबंध के संबंध में PVC का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका होता है प्राइज वेरिएशन क्लाउज होता है। प्राइज वेरिएशन क्लाउज होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, हु इज द कन्वेनर ऑफ द टेंडर कमिटी इज स्टोर्स परचेज कॉन्ट्रैक्ट्स। भंडार क्रय अनुबंध की निविदा समिति के संयोजक होते हैं। तो ये कौन होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, ऑफिसर फॉर टेक्निकल डिपार्टमेंट, ऑफिसर फ्रॉम स्टोर डिपार्टमेंट, ऑफिसर फ्रॉम अकाउंट डिपार्टमेंट और ऑफिसर कैन बी एनी डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे स्टोर से रिलेटेड है, तो इसका होगा ऑफिसर फ्रॉम स्टोर डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड अदर एक्सपेंडिचर अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स इंक्लूडिंग TRD वर्क्स आर सैंक्शनड अंडर व्हिच प्लान हेड। कैपिटल एवं अन्य व्यय के वर्गीकरण के संबंध में यानी संदर्भ में TRD वर्क्स के साथ ऑर्डर इलेक्ट्रिक वर्क्स किस प्लान हेड में स्वीकृत करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, 36 होते हैं। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर द सोर्स ऑफ फिनेंसिंग कैन। यानी व्यय के वर्गीकरण के संदर्भ में फाइनेंसिंग का स्रोत हो सकता है। तो ये क्या होता है, तो ऊपर दिए गए सभी होते हैं, जैसे कैपिटल हो गया, DRF हो गया और DF हो गया, ये सभी होते हैं। यानी ऑल गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हाट इज द प्राइमरी यूनिट यानी PU फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक परचेज स्टॉक आइटम्स। यानी राजस्व व्यय के वर्गीकरण के संदर्भ में स्टॉक के सामग्री लागत के लिए स्टॉक वस्तुओं के खरीदने के लिए कौन सा प्राइमरी यूनिट है। तो इसके लिए जो आपका यूनिट है 27 है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हाट इज द प्राइमरी यूनिट PU फॉर
कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स यानी राजस्व व्यय के वर्गीकरण के संबंध में संविदात्मक भुगतान के लिए कौन सा प्राइमरी यूनिट है? तो इसके लिए है यूनिट 32 है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस कैन बी अवेल्ड फ्रॉम जेम। जेम से निम्नलिखित में किस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है? तो जेम से आपका निम्नलिखित सेवा का लाभ उठा सकते हैं, जैसे में सिक्योरिटी मैन पावर, सुरक्षा मैन पावर हो सकता है। उसके बाद व्हीकल हेयरिंग, व्हीकल किराए पर लेना और ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन, ये सारी सुविधा उठाया जा सकता है। नेक्स्ट है 60 नंबर प्रश्न है इन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ PNM रिलेटेड विथ स्टाफ मैटर्स एम स्टैंडर्ड 4। तो एम का मतलब क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, मशीनरी होता है। एम का अर्थ क्या होता है? मशीनरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम MACPS इज टू ग्रांट फिनेंशियल अपग्रेडेशन एट द इंटरवल ऑफ ईयर्स। तो 10, 20 और 30 यानी 10 साल के अंतरालों पर MACP दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होता है। कई एक बार प्रश्न आपको पूछ दिया जाएगा MACPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन होता है। मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम होता है। नेक्स्ट है व्हिच आर द अलाउंस फॉर रनिंग स्टाफ ऑफ इंडियन रेलवे। तो इसमें कौन से अलाउंस रनिंग स्टाफ को दिया जाता है? तो यहाँ पे देख लीजिए, ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस, आराम का उल्लंघन भत्ता। उसके बाद में है घाट अलाउंस। उसके बाद है वेटिंग ड्यूटी अलाउंस और ऑल गिवन ऑप्शन आर कलेक्ट। तो ये सभी होगा, ये सभी प्रकार के दिए जाते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन है फ्रॉम द फंक्शन गिवन बिलो व्हिच इज नॉट द फंक्शन ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। नीचे दिए गए कार्यों में कौन सा कार्य रेलवे भर्ती बोर्ड का नहीं है? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है एसेस द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ, कर्मचारियों के लिए आवश्यकता का आकलन करना। दूसरा है टू अलॉट रोल नंबर टू द कैंडिडेट, यह कार्य है। टू सेंड कॉल लेटर टू कैंडिडेट फॉर रिटन एग्जामिनेशन, यह भी है। और 4 नंबर है मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, ये भी है। तो यहाँ पे जो पहला नंबर ऑप्शन है, यहाँ पे एसेस टू रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ, कर्मचारियों की आवश्यकता का आकलन करना, ये RRB का कार्य नहीं है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि समान परिस्थिति में भारतीय रेल के बिजली विभाग के ग्रुप बी के सेवा संबंध में मूल्यांकित रिक्ति में से %% रिक्तियाँ समिति विभागीय प्रतियोगी परीक्षा से भरी जाती है। तो कितनी भरी जाती है? तो 30% भरी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। प्रश्न है फॉर ITI क्वालिफाइड कॉम्पोशनेट अपॉइंटमेंट engaged to training technician artisan grade 3 period for training before regularization is month। तो जो ITI क्वालिफाइड कॉम्पोशनेट ग्राउंड के जो कैंडिडेट होते हैं उनको कितने ईयर ट्रेनिंग दिया जाता है, ये कितने साल दिया जाता है? तो उसको 6 महीने दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अगर ITI नहीं रहेंगे तो उनको 3 साल दिया जाता है, 3 ईयर्स दिया जाता है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ ट्रेड टेस्ट फॉर प्रमोशन ऑफ अनस्किल्ड स्टाफ क्लास C2 सेमी स्किल्ड स्टाफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 मार्क्स अलॉटेड फॉर प्रैक्टिकल ओरल टेस्ट आर डैश रिस्पेक्टिवली। यानी अकुशल कर्मचारी खलासी को अर्धकुशल तकनीशियन ग्रेड 3 में पदोन्नति के लिए ट्रेड टेस्ट के मामले में प्रैक्टिकल और मौखिक परीक्षा के लिए आवंटित क्रमशः अंक होते हैं। तो कितने मिलते हैं उनको? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 60 और 40 मिलते हैं। नेक्स्ट है द रेलवे सर्वेंट होल्डिंग सेंसिटिव पोस्ट शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम एग्जिस्टिंग पोस्ट आफ्टर ईयर्स। संवेदनशील पद पर कार्यरत रेलवे कर्मचारी को मौजूदा पद से डैश वर्षों के बाद स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तो कितने साल पर किया जाना चाहिए? तो 4 सालों पर किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है 1/1/2024 को और 7वें CPC के अनुसार 22 श्रेणी के शहर कस्बों के लिए मकान किराए भत्ते का दर क्या है? तो इसका राइट आंसर नन ऑफ एबोव होगा, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। 1/1/2024 को जो यहाँ पे XYZ का जो HRA रेट था, Y में आपको 20%,
एक्स में 30% और जेड में 10% था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया। इन नॉर्मल सर्कमस्टांस रेलवे एम्प्लॉय इज क्रेडिट विथ डेज लीव ऑन एवरेज पे LAP इन कैलेंडर ईयर। समान परिस्थिति में रेलवे कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में दिनों का औसत वेतन का अवकाश दिया जाता है, तो 30 दिन दिया जाता है। 1 जनवरी को 15 क्रेडिट होते हैं और 1 जुलाई को 15 क्रेडिट होते हैं। टोटल 30 डेज LAP दिया जाता है। फॉर रेलवे एम्प्लॉय डैश इज नॉट इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस। रेलवे कर्मचारी के लिए ब्याज का अग्रिम नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, कंप्यूटर खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, मकान फ्लैट खरीदने के लिए, यात्रा स्थानांतरण के लिए भत्ते का अग्रिम। तो यात्रा स्थानांतरण के लिए यात्रा भत्ते का अग्रिम यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू डिसिप्लिन एंड अपील रूल डैश इज नॉट मेजर पेनाल्टी। तो यहाँ पे मेजर पेनाल्टी जो नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। निंदा जो है मेजर पेनाल्टी नहीं है, एक माइनर पेनाल्टी है। 29 में प्रश्न है और रेलवे सर्वेंट शैल बी डीमेड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बाय एन ऑर्डर ऑफ कंप्लीमेंट अथॉरिटी। ही सी इज डिटेनेड इन कस्टडी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग डैश आवर। तो 48 आवर्स से अधिक अगर रखा जाता है या डिटेनेड किया जाता है तो उस कंडीशन में उसको निलंबित माना जाएगा। नेक्स्ट है फॉर ए न्यू जूनियर इंजीनियर रिक्रूटेड थ्रू RRB रिक्रूटमेंट बोर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे मंथ इज प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग पीरियड बिफोर हिज हर सर्विस इज रेगुलाइज्ड। तो कितने मंथ किए जाते हैं? तो 12 मंथ ट्रेनिंग दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसके सारे प्रश्न देख लिए। कुल मिलाकर के यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए थे 120 थे। सभी का यहाँ पे आपको आंसर बताने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।